मैं धारक को 1000, 500 जो मनोरकम लगा लीजिएगा रकम देने का वचन देता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आप कितनी ही बार इस एक लाइन से गुजरे होंगे। उसके नीचे हिंदी और अंग्रेजी में एक हस्ताक्षर रहा होगा। आज कहानी उन्हीं कुछ हस्ताक्षरों की, उन कुछ नामों की जो तय करते हैं हमारे और आपके घरों की आर्थिक सूरत और सीरत। हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स की। जैसे किस बात से नाराज होकर मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा भेज दिया था। किस्सा आरबीआई की मोहर के सेलेक्ट और रिजेक्ट होते जाने का भी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग। इसी कड़ी में आज की किताब है आरबीआई गवर्नर्स द जार्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 1935 टू 2021। इसे छापा है रूपा प्रकाशन ने। इसमें आरबीआई गवर्नर के पहले गवर्नर ओसबोर्न इसमें से लेकर अभी के गवर्नर शक्तिकांत दास तक के काम और उनके किस्से बयां किए गए हैं। इसके लेखक हैं गोकुल राठी, जिन्हें 3 दशक से अधिक का भारत की बैंकिंग सिस्टम का अनुभव है और पेशे से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस किताब की प्रस्तावना लिखी है नितिन गडकरी ने। पहले आरबीआई की संरचना को मोटा माटी समझ लेते हैं। 1935 में स्थापित आरबीआई साल 1949 तक एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था। बाद में सन 49 में हुआ इसका राष्ट्रीयकरण। आरबीआई के गवर्नर के पास भारत की वित्तीय व्यवस्था में काफ़ी प्रिविलेज की पोजीशन होती है। उनके पास मुल्क के किसी भी बैंक को उसके बिजनेस या काम को लेकर निर्देश देने की पूरी अथॉरिटी होती है। तो जैसा हमने आपको पहला शुरू में टीज किया था मोहर के बारे में, आरबीआई की मोहर का भी एक दिलचस्प किस्सा आपको सुना देते हैं। मोहर माने वो जो नोट के सीधे हिस्से पर एक छोटी सी गोल आकृति आप देखते हैं जिसमें एक पेड़ होता है और एक टाइगर, उसे मोहर कहते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर हुआ करती थी, एक डबल मोहर जिसमें शेर और ताड़ का पेड़ हुआ करता था। हालांकि बाद में सोचा गया कि भारत की पहचान के नज़दीक शेर नहीं चीता होगा, इसलिए डिसाइड किया गया कि सील में शेर को चीते से रिप्लेस किया जाएगा। उस वक्त आरबीआई गवर्नर सर जेम्स टेलर उस मोहर से खुश नहीं थे, तो सरकारी संस्थाओं को आदेश दिया गया कि फ्रेश स्केच बनाए जाएं। जब टेलर को ऐसा कोई नहीं मिला जो जिंदा टाइगर की फोटो खींच सकता हो, तो उन्होंने प्लान किया कि कलकत्ता के एंट्रेंस गेट पर लगे टाइगर के स्टैच्यू की तस्वीर ले ली जाए। लेकिन ये भी टेलर की परफेक्शन की इच्छा को शांत नहीं कर पाया। फिर से दूसरी बार एफर्ट किए गए, पर इस बार ताड़ के पेड़ की डिजाइन बिगड़ गई। टेलर ने लिखा कि चीता तो फब रहा है, लेकिन ताड़ के पेड़ का तना बड़ा है और टहनियाँ मकड़जाल सी लग रही हैं। बहुत सारे प्रयासों के बाद नासिक की सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ने कुछ अच्छे प्रूफ सबमिट किए, पर हाई की मेहनत सिफर रही, क्योंकि अंततः फैसला हुआ कि पुरानी सील को ही मान्यता दी जाए और ये नए डिजाइन बैंक के करेंसी नोट्स, लेटर हेड्स, चेक और पब्लिकेशन पर काम आने लगा। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह के, जो सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे और उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। बाद में 21वीं सदी के शुरुआती दशक में जब मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रणब दा उनके मंत्रिमंडल में फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। खैर, मनमोहन के किस्से पर लौटते हैं। जब आरबीआई गवर्नर रहते हुए मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी को अपना फैसला पलटने पर मजबूर कर दिया। मामला ये था कि इंदिरा सरकार ने तय किया कि विदेश के बैंकों की जो अलग अलग शाखाएं होती हैं, उन्हें अब से आरबीआई लाइसेंस नहीं देगा। मनमोहन सिंह को लगा कि यह आरबीआई की स्वायत्तता पर, उसकी ऑटोनॉमी पर एक खतरा है, तो उन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस्तीफा भेज दिया। बाद में वो इंदिरा गांधी को ये मनाने में कामयाब रहे कि कैबिनेट का फैसला सही नहीं था, इसलिए ये पॉलिसी कभी लागू ही नहीं हुई और अंततः भुला दी गई। मनमोहन सिंह ने एक बार टिप्पणी की थी कि आरबीआई और सरकार के बीच में रिश्ते पति पत्नी की तरह होते हैं और उन्हें आपसी मतभेदों को इस तरह सुलझाना चाहिए कि दोनों संस्थाएं सामंजस्य के साथ काम कर सकें। आरबीआई गवर्नर्स की बात हो तो उर्जित पटेल के जिक्र बिना ये वीडियो अधूरा रहता, जिनके आरबीआई गवर्नर रहते हुए साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी हुई थी, जिससे 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रह गए थे। इस एक फैसले से 86% करेंसी की वैधता, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई थी। गोकुल बताते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नोटबंदी के फैसले से कुछ महीने पहले एक अनौपचारिक बातचीत में डिमोनेटाइजेशन पर चर्चा हुई थी। राजन यही बताते हैं कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ राय दी थी, क्योंकि बकौल राजन शॉर्ट टर्म में होने वाले नोटबंदी के नुकसान कहीं ज़्यादा होते लॉन्ग रन में मिलने वाले फायदों से। ये आज भी साफ नहीं हो पाया है कि नोटबंदी के फैसले
के लिए जाने से पहले क्या आरबीआई जानती थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? अब तक जो कुछ साफ है वो बस इतना है कि प्रधानमंत्री की रात 8 बजे की अनाउंसमेंट से 5 घंटे पहले आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी। गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में बोर्ड ने ये 500 और 1000 के नोटों की लीगल वैधता समाप्त करने के प्रस्ताव को सहमति दी। किताब का दावा है कि इस संबंध में एक आरटीआई दायर की गई, जिससे पता चलता है कि गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर किए 15 दिसंबर 2016 को, जबकि ये प्रस्ताव तो 5 हफ्ते पहले पास हो चुका था। फरवरी 2017 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली ने राज्यसभा में बताया था कि आरबीआई बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपनी सहमति से नोटबंदी का सुझाव दिया था। नोट जारी करने और करेंसी मैनेज करने की ये अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है। अब एक और मजेदार बात आपको बताते हैं कि आरबीआई एक्ट में गवर्नर की पोस्ट के लिए योग्यता का कोई मानदंड नहीं है। माने ये कि एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए तभी कोई व्यक्ति आरबीआई गवर्नर बन सकता है। अब तक जो रवायत चली आई है उसके अनुसार अभी तक सिर्फ वही लोग आरबीआई गवर्नर बनाए गए हैं जो या तो बहुत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट थे जिनका सर्विस रिकॉर्ड शानदार रहा था, या फिर अव्वल दर्जे के अर्थशास्त्री। अभी तक के इतिहास में सिर्फ सर जेम्स टेलर ऐसे गवर्नर रहे हैं जिनकी मृत्यु गवर्नर रहते हुई, और पहले गवर्नर रोजबोर्न स्मिथ, 5वें गवर्नर केजी आम्बेगांवकर और 16वें गवर्नर अमिताभ घोष को बैंक नोट्स पर साइन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इन सब का कार्यकाल काफ़ी कम समय का रहा था। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए सब लिखा था हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।